Hello everyone. In last video we discussed about the sickle cell anemia, phenylketonuria, and the last running topic was the AKU, that is the L-कैप्टोनुरिया. ये बीच में ही स्टॉप हो गया था वीडियो, तो ये इनकम्प्लीट रह गए थे. एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ. AKU इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, ये किसकी वजह से होता है? लीवर का एक एंजाइम है, दैट इज द होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम. इसकी एब्सेंस की वजह से ये होता है. जनरली होता है क्या है कि जो होमोजेनेस्टिक एसिड है, एल्केप्टोन एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाता है आपका एलाइल एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. बट अगर मान लो ये एंजाइम एब्सेंट हो गया तो क्या ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा. तो जो होमोजेनेस्टिक एसिड है, इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम पेशेंट विल रिलीज हाई अमाउंट ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड इन द यूरिन which get oxidized in air and give black color urine जिसकी वजह से उस पेशेंट का जो यूरिन है वो ब्लैकिश कलर का आना स्टार्ट हो जाता है. तो ये इसकी एक पहचान होती है डिजीज की कि कैसे होगा. इसके अलावा जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज इन नोज, ईयर एंड जॉइंट्स, दे आल्सो बिकम ब्लैक. वो भी कैसे हो जाते हैं? ब्लैक कलर के हो जाते हैं. तो दिस वन इज द AKU डिजीज. ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था PKU पढ़ा था. नाउ नेक्स्ट वन डिजीज द थैलेसीमिया. थैलेसीमिया काफी मेन है. नेक्स्ट वन इज द थैलेसीमिया. जो थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर है, दैट इज आल्सो द ऑटोसोमल रिसेसिव disorder, that is autosomal recessive genetic defect बोल दो या फिर डिसऑर्डर बोल दो. और मेनली जो ये डिजीज ओरिजिनेट हुआ है फिर जो ज्यादातर मिलता है, दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द मेडिटेरियन रीजन. ठीक है, और ये होता है किसकी वजह से? ड्यू टू म्यूटेशन बोल दो या फिर हम बोल सकते हैं और डिलीशन. जो डिलीशन है वो म्यूटेशन का ही एक टाइप है और मेन कॉमन किस में होगा? मेडिटेरियन रीजन के अंदर होगा. इस डिजीज में होगा क्या, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कोज क्या है, वो चीज हम देखते हैं. इसके केस में देखिएगा कि जो सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन है, जो पॉलीपेप्टाइड है आरबीसी की, वो अफेक्ट हो जाती है, उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, तो इन दिस डिसऑर्डर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड कौन सी? ग्लोबिन है ना, जो ग्लोबिन है अल्फा और बीटा, इन आरबीसी गेट अफेक्टेड, वो अफेक्टेड हो जाती है. तो जिसकी वजह से वहां पर किसी भी एक ग्लोबिन की सिंथेसिस की वजह से आरबीसी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. ठीक है, सो synthesis of one globin get decrease and oxygen carrying capacity also get decrease, और वो भी क्या जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. थैलेसीमिया के कुछ टाइप हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से टाइप. तो टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया.
टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। कौन कौन से टाइप? पहला टाइप आ गया दैट इज अल्फा थैलेसीमिया, ठीक। देखिए जो भी नेम गिवन है वही पेप्टाइड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे अल्फा थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अल्फा चेन के जो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे, गेट डिक्रीज, कम हो जाएंगे। जो बीटा चेन है, जो दूसरी वाली चेन है, उसके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। गामा जो चेन है, गामा चेन, उसके नंबर भी क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा के नंबर नॉर्मल होने चाहिए थे, बीटा के नॉर्मल होने चाहिए थे, बट यहाँ पर कैसे हो गए, अब नॉर्मल हो गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से सो ड्यू टू हाई अमाउंट या फिर हाई नंबर ऑफ बीटा चेन टेट्रामर आपको पता होगा, दो अल्फा चेन रहती है और दो बीटा, आपस में जुड़ती है, टेट्रापेप्टाइड बनती है, बीच में रहता है आयरन और ये हीमोग्लोबिन बन जाती है। तो 4 है, 1 2 3 और 4 इस तरीके से बैलेंस से रहती है। बट अगर मान लो बीटा ज़्यादा हो गई और अल्फा कम हो गई तो स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है। सो ड्यू टू हाई नंबर ऑफ बीटा चेन इन टेट्रामर या फिर बीटा चेन टेट्रामर गेट अनबैलेंस, क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये बोलते कि अनस्टेबल हो जाएगा। सो अब नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर टेक प्लेस, जो नॉर्मल कर्व है वो नहीं आएगी, बल्कि कैसे आएगी, अब नॉर्मल कर्व वहां पर आएगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं अल्फा थैलेसीमिया में, जीन आर, कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, HbA1 एंड HbA2, ये दो जीन के होंगे, इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और ये मेनली जो प्रॉब्लम होती है दैट इज आल्सो ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म, जो छोटी वाली आर्म है, शॉर्ट आर्म ऑफ 16th नंबर क्रोमोसोम, जो 16वें नंबर का क्रोमोसोम है उसकी छोटी आर्म कटने से ये डिजीज हो जाती है और इसी के ऊपर ये जीन प्रेजेंट रहते हैं आपके HbA2। आई थिंक शायद क्लियर होगा आपका HbA, काफी कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी, किस किस कंडीशन की वजह से होगा। अब ये आते हैं हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं, द बीटा थैलेसीमिया, सेकंड वन द बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा चेन है उसके नंबर क्या होंगे, डिक्रीज, और जो अल्फा चेन है उसके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर से वो कैसे रहेगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है, अनस्टेबल बना देगा। मेक टेट्रामर अनस्टेबल, जो टेट्रामर को अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व होगा, HbB जीन is involved which present on 11th क्रोमोसोम। 11th क्रोमोसोम पे सिकल सेल एनीमिया का भी म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गए कि अल्फा चेन के नंबर बढ़ गए और बीटा चेन के नंबर क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पर जो हाई नंबर ऑफ अल्फा चेन है
ड्यू टू हाई नंबर या फिर अमाउंट ऑफ अल्फा चेन it get combined with cell membrane of RBC and destroy it या फिर ब्रेक इट। भाई जुड़ेगा, अनस्टेबल कर देगा, उसको तोड़ देगा, फिर लीकेज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी और ज़्यादा चेन होने की वजह से वहां पर टॉक्सिसिटी भी क्रिएट हो जाती है एंड हाई अमाउंट ऑफ अल्फा चेन आल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस भी देगा जिसकी वजह से भी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, देखिए सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बदल गई थी, नॉर्मल थी लेकिन वो बाइंड हो गई थी। ठीक है, एक वहां पर चेंज हो गया था बीटा के अंदर। यहाँ पर जो पेप्टाइड है वो पूरी की पूरी कम या ज़्यादा हो रही है, कोडोन की सीक्वेंस में कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, लास्ट वन जो रेयरली केस में होता है दैट इज द थर्ड वन टाइप, दैट इज डेल्टा थैलेसीमिया। डेल्टा थैलेसीमिया ये सबसे कम इफेक्टिव नेचर का है, दैट इज डेल्टा थैलेसीमिया। ठीक है, ये मेनली जो होगा इसके अंदर जो डेल्टा चेन की जो फॉर्मेशन है वो अफेक्ट कर जाती है, जैसे बीटा चेन थैलेसीमिया में होता है उसी तरीके से लगभग यहाँ पर भी म्यूटेशन होती है और डेल्टा चेन की फॉर्मेशन अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेल्टा चेन formation get affected, ये अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, जो अल्फा और बीटा चेन है हीमोग्लोबिन में वो भी प्रेजेंट होगी, लेकिन जो 3% हीमोग्लोबिन है ह्यूमन बीइंग में दे आर कंसिस्ट ऑफ द अल्फा एंड द डेल्टा चेन। ठीक है, तो 3% RBC हैव अल्फा एंड डेल्टा चेन, सिर्फ 3% पार्ट ही ये अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर ये हो जाए डेल्टा थैलेसीमिया हो जाए तो 3% RBC की हो जाएगी, उधर अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ द थैलेसीमिया जो RBC की है, फिर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में अबनॉर्मलिटीज एक तरीके से। ठीक, एक दो छोटी छोटी डिजीज और है जो हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बेसिक आइडिया दे देता हूँ उनका, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट वन इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट वन इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस, दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इट्स डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन द 7th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 7वें नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, तब ये अफेक्टेड होगा तो वहां पर डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन गेट फॉर्म, डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा और उस डिफेक्टिव ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि साल्टी स्वेट आएंगे, बहुत ज़्यादा नमक का लॉस होगा, थिक स्पुटम होगा, जो कफ वगैरह है, फिर जो थूक है वो काफ़ी थिक होगा, म्यूकस डिपोजिशन इन द लंग्स, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, पेन क्रियाज वगैरह के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, वो जनरली। नेक्स्ट वन इज द हंटिंगटन डिजीज। या फिर डिसऑर्डर, दिस वन इज द ऑटोसोमल dominant problem. Its defective gene present on the 4th chromosome, चौथे नंबर के क्रोमोसोम पे होगा। This one is the example of delayed lethality. Example of delayed lethality, यानी कि पर्सन की डेथ होगी लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में हो। ठीक है, तो
डेथ आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद में होता है। इसमें जो ब्रेन का साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन साइज गेट डिक्रीज, जो ब्रेन का साइज है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाता है एंड शो मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट वन इज द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, दिस वन इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इसमें जो मसल्स है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, this one is the autosomal dominant disorder। इसके केस में जो मसल्स है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। ठीक है, तो बोल सकते हम दैट इज माइल्ड मायोटोनिया कंडीशन, मसल्स बिकम वीक, काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। ठीक है, एंड अफेक्ट फेस एंड मूवमेंट, फेस और मूवमेंट को अफेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ मेन थी वो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम देखी। उसके बाद में एक दूसरी आती है दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जो जनरेशन टू जनरेशन भी पास आउट हो सकती है, लेकिन क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से वो होती है। तो नेक्स्ट वन इज द ऑटोसोमल ट्राइसोमी इन द ह्यूमन बीइंग, या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें अलग अलग कंडीशन आ जाती है। पहली कंडीशन जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर ट्राइसोमी, ऑटोसोमल ट्राइसोमी। ऑटोसोमल ट्राइसोमी का मतलब कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम बढ़ेगा और वो किसका बढ़ेगा, ऑटोसोम का बढ़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज द डाउन सिंड्रोम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम एंड द कंपटीशन। जो अभी तीन नाम आएंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड द क्लिनफेल्टर, तीनों के तीनों बोर्ड के लिए तो ये मान लो कि आंख बंद करके भी अगर आप टिक लगाओगे तो भी बहुत जल्द क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला आ गया आपका डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है ये इसके क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे गिवन था, जो फिजिशियन था लैंगडोन, डिस्कवर्ड बाय लैंगडोन डाउन। ठीक है, उसने डिस्कवर किया था लैंगडोन डाउन, तो उसके ऑनर में ये नाम दिया जाए। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो कोज होता है दैट इज ड्यू टू एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। भाई जनरली 1% में कितने होने चाहिए, 2, लेकिन अगर कहीं पे 3 हो जाए तो ये डिजीज हो जाएगा। 3 कॉपीज मिल जाएगी इसकी 21 क्रोमोसोम। भाई एक फादर से आना चाहिए था, एक मदर से, लेकिन नॉन डिजंक्शन होने की वजह से कहीं से 2 भी आ सकते हैं। तो इट इज ड्यू टू नॉन डिजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से डिजीज वहाँ पर कोज हो जाती है। ठीक है, इसको आप मून फेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेशेंट का फेस है वो बिल्कुल गोल हो जाता है। ठीक है, तो आल्सो नोन एज मून फेस और मंगोलियन फेस डिसऑर्डर। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो फेस है वो चांद की तरह चमकता रहेगा ना, उसमें जो फेस की शेप है वो बिल्कुल राउंड हो जाती है, एकदम गोल हो जाती है। तो जो मंगोलियन जो रहते हैं, जो चाइनीज की एक रेस है, उनके जैसे फेस दिखाई देता है गोल,
तो इसलिए इनको मंगोलियन डिसऑर्डर या फिर मून फेस डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर हैं या फिर कुछ करेक्टर्स है जनरल। कौन कौन से फीचर है, करेक्टर हैं, वो शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ थोड़ा। शॉर्ट स्टैचर, उनका साइज छोटा होगा, हाथ पैर भी छोटे होंगे, शॉर्ट स्टैचर। दूसरा, लूज जॉइंट्स, लूज जॉइंट्स, कमजोर होंगे जॉइंट्स। इसके अलावा वाइड नोस्ट्रिल, जिसकी नोज होगी आगे से ब्रॉड होगी, वाइड नोस्ट्रिल। इसके अलावा राउंड हेड, इसके अलावा आईलिड फोल्ड्स, ऊपर की तरफ मुड़ी हुई रहेगी आईलिड, ऊपर की तरफ बेंडिंग रहेगी। स्टबी फिंगर, जो फिंगर वो छोटे साइज की रहेगी। उसके अलावा जो क्या बोलते हैं, जो टंग है दैट इज फिशर्ड, लास्ट फिशर्ड टंग, यानी कि बीच में से दरार होगी और थिक भी होगी। ठीक है, उसके बाद में है पाम क्रेसिस, हाथों में बहुत ज़्यादा लाइन होगी। ठीक है, इसके अलावा जो IQ लेवल है बहुत कम होगा, पुअर IQ एंड वैल्यू इज बिलो 40, 40 से कम हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर है। माउथ ओपन रहेगा, माउथ ओपन है, फिर ओपन माउथ कंडीशन, जिसकी वजह से स्लाइवेशन भी होता रहेगा। तो यहाँ पर जो जनरली क्रोमोसोम है वो एक बढ़ जाता है, तो 21 + 1 क्रोमोसोम यानी कि 47 हो जाते हैं। तो 44 प्लस में एक आ गया, कोई भी होगा XY। ठीक है, और एक 21 नंबर का क्रोमोसोम और हो गया, तो 44, 45, 46 और एक 47, टोटल 47 हो जाएंगे। ये जो डिसऑर्डर है वो कब दिखाई देगा, तब प्रेग्नेंट लेडी की एज मोर देन 35 ईयर होती है, तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स चांसेस गेट इंक्रीज इन प्रेग्नेंट लेडीज whose age is more than 35 years, जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा हो। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपका, एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि तब क्रोमोसोम के नंबर 46 ही रहे लेकिन फिर भी ये डिजीज हो जाए, तो उसको आप फैमिलियल या फिर ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं, in which chromosome number will be 2n is 46, कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। तो ये होगा कब, ये होगा तब कि तब 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है, ध्यान देना इधर पॉइंट पे, जरूरी काफी बार पूछा गया, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी एक छोटा सा एक सेगमेंट, कोई भी एक छोटा सा पार्ट कट के, स्मॉल सेगमेंट ट्रांसफर ऑन 14th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। भाई 21 नंबर का जो एक छोटा सा सेगमेंट है वो टूट के किस पे चला गया, 14th नंबर के पे, तो क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे बट ये जो जीन गया है 21 नंबर का वो चला जाएगा, और जहां जहां पर ये 14 वाला जाएगा वैसे वैसे ही फैमिली टू फैमिली पास आउट होता जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम कैन पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन with 14th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 14th नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ में पास होते चलेगा, इसलिए इसको फैमिलियल डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अबाउट द
Klinefelter syndrome. Next one is the Klinefelter syndrome. तो नेक्स्ट वन इज द Klinefelter syndrome. जो Klinefelter syndrome है that is firstly described by the H.F. Klinefelter. तो firstly discussed by H.F. Klinefelter. उन्होंने इनके बारे में बताया, तो इसलिए इसको Klinefelter syndrome बोला गया। इन 1942 के अंदर बताया था। इसमें ट्राइसोमी कंडीशन है, एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी क्या होती है, दैट इज 2n प्लस में 1, यानी कि हमारे केस में कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 47 क्रोमोसोम रहेंगे। एक क्रोमोसोम कौन सा बढ़ जाएगा, दैट इज 44 प्लस में x y, ठीक है, एक्स वाई। देखिए जनरली होता है क्या, या तो एक्स होते हुए या फिर क्या होता है एक्स वाई होता है। यहाँ पर फीमेल के कैरेक्टर भी हैं और यहाँ पर मेल के कैरेक्टर भी, ठीक है। बट यहाँ पर वाई आया है तो यहाँ पर क्या होगा, मेल होगा, लेकिन मेल होगा वो फीमेल के कैरेक्टर के साथ में होगा, ठीक है। तो इन दिस डिसऑर्डर मेल is with फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल के काफ़ी सारे कैरेक्टर उधर दिखाई देना स्टार्ट हो जाते, ठीक है, और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर उधर दिखाई देंगे। कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। केस डिजीज के कैरेक्टर क्या क्या होंगे वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। पहला, यहाँ पर जो टेस्टिस और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसे होगी, स्मॉल साइज होगी, स्मॉल साइज टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। दूसरा वहां पर एनलार्ज ब्रेस्ट, मेल के केस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है काफी ज्यादा, एंड दिस कंडीशन द गायनिकोमेस्टिकल कंडीशन, पूछा गया ये एग्जाम में, गायनियो मेस्टिया कंडीशन, कि तब ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाए इन केस ऑफ द मेल, दैट इज नोन एज द गायनोमेस्टिया कंडीशन। गायनो फीमेल, मेस्टिया ब्रेस्ट के लिए वर्ड यूज होता है। उसके बाद में फेमाइन या फिर हाई पिच वॉइस, लड़कियों की तरह पतली आवाज हो जाएगी, हाई पिच वॉइस, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ वन, लॉन्ग लिम्स, हाथ पैर है वो लंबे हो जाएंगे, पतले भी होंगे। इसके अलावा फेशियल हेयर अंडर डेवलपमेंट रहेंगे, यानी कि फुली डेवलप नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। लड़कों की तरह वहां पर डार्क या फिर डेंस बियर्ड और मोसेस नहीं होगी, हल्की सी होगी, ठीक है। इसके केस में जो मेंटल रिटार्डेशन है वो नहीं होगी, ठीक है, नॉट मेंटली रिटार्डेड। जो ये मेल होगा दैट इज स्टाइल इन नेचर, मेल इज स्टाइल इन नेचर। जो स्पर्म बनने वो क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, नो स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर स्पर्म बनने भी बंद हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग टाइप भी कुछ डेवलप हो जाते हैं, क्लीनफेल्टर के टाइप है, जिसको आप एक्सट्रीम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम भी बोल सकते हो, जिसमें आपको कुछ कंडीशन लिख के बता रहा हूँ, एक्स एक्स वाई वाई, ये कंडीशन भी हो सकती है, एक्स 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 वाई ये भी हो सकती है। उसके अलावा एक्स 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 वाई वाई ये भी हो सकती है, और इवन ये भी हो सकती है, दैट इज एक्स 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 वाई,
ये सारी की सारी कंडीशन भी आ सकती है क्लीन फिल्टर में। जितने ज़्यादा क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे ही इनको हम क्या बोल देंगे, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज़्यादा। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, एक्सट्रीम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम इसको हम बोलते हैं। ठीक है। लास्ट वन जो हमारी जो डिसऑर्डर रह जाती है दैट इज द टर्नर सिंड्रोम। लास्ट वन इज द टर्नर सिंड्रोम। देखिए यहाँ पर थर्ड डिसऑर्डर आ चुका है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द हेनरी टर्नर इन 1938। दिस वन इज द मोनोसोमी कंडीशन। मोनोसोमी का मतलब 2n-1, 46 में से गए तो 45, तो 44 प्लस में X0 कंडीशन, तो 44 और 45, दिस वन इज द 0, कोई भी क्रोमोसोम नहीं है। दिस वन इज द चाइल्ड फीमेल विद पुअर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। फीमेल होगी और वहाँ पर जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वो सारे के सारे एब्सेंट या फिर पुअरली डेवलप होंगे। स्मॉल या रूडिमेंट्री ओवरीज, ओविडक्टिव यूट्रस, सभी छोटे साइज होंगे। शॉर्ट सेचर विद द ब्रॉड चेस्ट, हाइट कम रहेगी लेकिन जो चेस्ट है वो ब्रॉड चौड़ी रहेगी। वेब्ड स्किन ऑफ नेक, गर्दन के पास से खाल खींची हुई रहेगी, वेब जाल की जैसे दिखाई देगा या फिर झिल्ली के जैसे दिखाई देगा। नो प्यूबर्टी इन द मेंसल, ना प्यूबर्टी अटेन होगी और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करेगी। कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मलिटीज एंड द हियरिंग डेफिशिएंसी, हार्ट की भी प्रॉब्लम होगी और सुनने में भी दिक्कत होगी। बट इस टाइप की जो पेशेंट होंगी, जो फीमेल होंगी, दे कैन लिव नॉर्मल विद द हार्मोनल थेरेपी। उनको फीमेल सेक्स हार्मोन देख के नॉर्मल तरीके से हम सर्वाइव करा सकते हैं, फिर उनके फंक्शन को फिर से रीअटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पर हमारी 3 मेन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर, एंड द फर्स्ट वन वाज द डाउन सिंड्रोम. In next video, we will discuss some extra chromosomal disorder with the cytoplasmic inheritance. Thank you so much.